हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास 9th है और हम एनसीईआरटी मैथ बताने जा रहे हैं। आप जो है ये संख्या पद्धति का लेसन है, लेसन 1। ये संख्या पद्धति है, इसकी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा क्या है? प्राकृत संख्याएं, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं, वे धनपूर्णांक संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। जैसे देखेंगे 1 से अनंत तक सभी धनपूर्णांकों को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रकट करते हैं। जैसे कैपिटल N होता है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल का हमारा ये n कैपिटल है, वो ये लिख दिया। ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 और चलता चला जाता है ये अनंत तक। हमें ज्ञात हो गया कि प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से लेके अनंत तक सभी धनपूर्णांक होते हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और कोई कोई तो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और वैसे प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, बात एक ही है। तो आप ये अपने फेयर पे लिखेंगे और इनको याद करेंगे। तो आप ये वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हैं। और भी हम आपको परिभाषाएं बताएंगे। ये परिभाषा हमारी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें होल नंबर कहते हैं और W से निरूपित करते हैं। होल नंबर होता है, होल माने पूर्ण, संपूर्ण संख्याएं। तो ये प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 शामिल कर दें यहाँ पर, तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इतनी प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दें तो क्या लिखेंगे? 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें 0 और बढ़ा दो बस, तो इनको होल नंबर कहते हैं। तो W से हम प्रकट कर देंगे इसे। तो 0 1 2 3 4 चलती चली जाएंगी अनंत तक। ये होल नंबर होते हैं। होल नंबर को W से निरूपित करते हैं और ये प्राकृत संख्या में केवल 0 ऐड और कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब आएंगे हम तीसरी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं वे संख्याएं जो एक व स्वयं से, खुद से, एक व स्वयं से विभाजित हो जाए, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो जाएं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अब हम वैसे तो सारी की सारी लिख के दिखा दे रहे हैं, 1 2 3, 1 को तो छोड़ दो, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये चलती चली जा रही हैं आगे। तो ये हमारा वंशवी
विभाजित हो जाएगा, यानी 1 का भी भाग चला जाएगा। 1 का तो सब संख्या में भाग चला जाता है और स्वयं का भी सब संख्या में भाग चला जाता है, लेकिन 1 और स्वयं के से विभाजित हों और अन्य किसी से विभाजित नहीं हो, इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। आपकी ये अभाज्य संख्या हो गई। इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसमें 1 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। इसमें 1 और स्वयं से और संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस 5 में केवल 1 का और 5 का भाग चला जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। इसमें 1 का भाग चला जाएगा और 6 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 2 का और 3 का भी भाग चला जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, 1 का और स्वयं का भाग चला जाए। तो इसमें 1 का तो चला जाएगा और स्वयं का भी चला जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 1 से कट रही है और 7 से भी कट रही है, तो ये भाज्य संख्या है, उनके अलावा किसी से नहीं कट रही। इसलिए 1 से भी विभाजित हो रही है। विभाजित होना माने कटना या भाग लग जाना। तो ये 1 का भी भाग लग रहा है, 8 का भी लग रहा है और इसमें 2 का भी लग रहा है और 4 का भी भाग लग रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसमें 3 का भी भाग लग रहा है, 9 का भी भाग लग रहा है, 1 का भी भाग लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगी। इसमें 1 का भी भाग लगेगा, 10 का भी भाग लग जाएगा, 2 का भी भाग लग जाएगा, 5 का भी भाग लग जाएगा, इसलिए ये नहीं होंगी। इसमें केवल 1 का भाग लगेगा और 11 का लगेगा। 1 का लगे और स्वयं का भाग लगे, यानी विभाजित हो जाए, ये अभाज्य होती है संख्याएं। तो हमने ये वाली संख्याएं हटा दी, 4, 6, 8, 9, 10 ये हटा दी। तो हमारी कौन सी संख्या बची? 2, 3, 5, 7, 11 ये बची। दोबारा से हम लिख दे रहे हैं, वो होती है 1 को छोड़ करके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट 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 चलता चला जाएगा। आप इनको याद कर लो, ये आपको 10th में भी काम देंगी। याद करोगे 10th में भी यूज हो जाएंगी ये। तो आप ये अगर लिखना चाहो ये पूरा, तो वीडियो को रोक दो और यहाँ ये पूरा उतार के लिख दो। अब देखो, आपको भाज्य संख्याएं बताते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित हो जाए। तो क्या है? 1 को छोड़कर वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका ये 2 आ गया, यहाँ 4 नहीं आया तो 4 हो गया। 3 आ गया, यहाँ 2 के बाद हाँ 3 है, 2, 3 तो आ गया। 4 यहाँ नहीं आया तो 4 लिख लिया। 5 आ चुका, 6 नहीं आता, 6 लिख लो। 7 आ गया, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, 8, 9, 10 लिख लो। 11 आ चुका, छोड़ो। 12 नहीं आया तो 12 लिख लो। 13 आ चुका, यहाँ छोड़ो। अब 13 के बाद 14, 15, 16 3 अंक यहाँ आएंगे। 14, 15, 16 ऐसे हमारा चलता चला जाएगा ये।
इसमें हमारा 1 का भी भाग जाएगा, स्वयं का भी भाग चला जाएगा। 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, एक को छोड़कर, यहाँ एक नहीं आती है, चाहे वो भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या में 1 नहीं आएगी, भाज्य संख्या में 1 नहीं आएगी। 1 को छोड़कर वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे ये इसका 1 और 4 का तो भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, तो ये भाज्य हो गई। इसमें 1 और 6 का तो जाएगा भाग, 1 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, लेकिन 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा। इसमें 1 का भाग जाएगा, 8 का जाएगा, और इनके अलावा 2 का भी चला जाएगा भाग, 4 का भी चला जाएगा। इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। ऐसे ही क्या है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए, यानी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य में 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया तो 4 भाज्य हो जाएगी, 5 आ गया, 6 नहीं आया तो 6 भाज्य हो जाएगी, 7 आ गया, 8, 9, 10 नहीं आया तो यहाँ भाज्य हो जाएगी 8, 9, 10। यहाँ 11 आ गया है, 12 नहीं आया यहाँ तो 12 यहाँ लिख दो। 13 आ गया, 14 नहीं आया, 15 नहीं आया, 16 नहीं आया, वो यहाँ लिख दो। ऐसे और आगे चलती चली जाएंगी। ये भाज्य संख्या होती है, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम और भी इसे आगे देखेंगे। अब देखेंगे परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वे परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3, 5/7 ये परिमेय संख्याएं होती हैं। कक्षा 9th में तो थोड़ा परिमेय संख्याओं के बारे में बताया जाएगा, केवल आपका कार्य चल जाए। 10th में भी कुछ बताया जाएगा। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2/3, 5/7, P/Q, अंश/हर, 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 ये होती हैं। अब लिखेंगे 7वां, अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ... पाई है, ये पाई भी है, अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 है, √3 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अब देखेंगे 8वां, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को
को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, या भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो। सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। अब आ गए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ये जो 3 प्रकार का होता है, नंबर 1 शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है वो देखेंगे। इसमें शेष शून्य आता है। जैसे अगर हम 1 में भाग 2 का दे दें 1/2, 2 का भाग 1 में दे दें, देखो 2 का भाग हम 1 में दे दें, भाग नहीं जाता तो हम दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दी, 2 पंजे 10, यहाँ कुछ नहीं बचा, से शून्य बच गया। ऐसे मतलब संख्याएं जैसे 1/2 है, अगर हम 2 का भाग इसमें दे दें तो यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाएगा, शून्य बचेगा, 0। तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। अब शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल। ऐसा मतलब जिसमें ये शेष शून्य आता है, ये शांत दशमलव हो जाता है। या फिर आगे कोई दशमलव की वाली संख्या नहीं चलती है, वहीं रुक जाता है, भाग भी देना बंद हो जाते हैं, ये शांत दशमलव होता है। अब इस शांत दशमलव के बाद हम अगला देखेंगे उसे अशांत दशमलव को। अब देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है। इसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3 लिख दिया हमने, तो 3 का भाग 1 में दे दो, लो 3 का भाग 1 में दे दिया, भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा ले। 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 तरफ 9 बचा। अब ये घटाने पे करेंगे तो 1 बच गया, फिर एक 0 बढ़ा ली, फिर भाग दिया, 3 तरफ 9, फिर शेष घटाया, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 तरफ 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 तरफ 9। अब तो बचता ही चलेगा, रुकेगा नहीं। क्या लिखा है? शेष की पुनरावृत्ति होती है, माने ये शेष बार बार बच के चली आती है, वही शेष बार बार बचती है। ये ऐसा अशांत आवर्ती दशमलव होता है। ये संख्या हमारी चलती चली जा रही है, जाने कहाँ तक जाएगी, रुकेगी नहीं। उसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति माने बार बार, और अशांत माने रुक नहीं रहा है, वो दशमलव चलने में ही रहा है, ये चलता चला जा रहा है, इसे अशांत कहते हैं। और आवर्ती माने ये संख्या बार बार आ रही है, तो ये आवर्ती हो गया दशमलव।
तो अब इसको हम और कुछ भी कह देते हैं, इसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती। इस दशमलव को क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। इसे अनवसानी आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, भी कहते हैं। तो अशांत आवर्ती दशमलव क्या है, या कह दो अनवसानी आवर्ती दशमलव। हम ये भाग दे के देख रहे हैं, अब ये बार बार शेष 1 बच जाती है, 1 बच जाती है, 1 बच जाती है, 1 बचती है। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है शेष की, बार बार वही शेष बचती चली जा रही है। तो ये हमारा ये बार बार चलता चला जा रहा है, कभी रुकेगा नहीं, पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। इसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। और भी हम आपको बताते हैं, ये तीसरा पॉइंट, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे अगर हम मान लीजिए 22/7 कर दें, तो हम 7 का भाग इसमें दें 22 में, तो 7 तिया 21, 1 बचा। फिर 1 बचने के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 7 एकन 7, 3 बचे, फिर 0 बढ़ाया, 7 चप 28, फिर 2 बचे, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, फिर बचे हमारे 6 बचे, 0 बढ़ाया, 7 अट्ठे 56, फिर बचे आपके 4। तो आपका यहाँ कहीं 1 बचा, कहीं 3 बचा, कहीं 2 बचा, कहीं 6 बचा, कहीं 4 बचा। तो ये है, ये शेष की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसमें पुनरावृत्ति हो रही थी 1 1 1, शेष बचता चला जा रहा था 1 1 1। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है। और ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत तो है, लेकिन अनावर्ती माने इस शेष की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ शेष कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ये बदलता चला जा रहा है। ये भी दशमलव के अंक कुछ बदलते चले जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया अशांत आवर्ती दशमलव। अब हम देखेंगे, और भी हम देखते हैं कुछ। वीडियो को देखकर देखना है, लिखना है तो इसको रोक करके अपनी फेयर पे लिख सकते हो। पूरा वीडियो को रोक रोक के इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो। अब हम आ रहे हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या है? नंबर 1, आधार समान हो। आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ती हैं। अगर आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ती हैं। जैसे a पे पावर m इंटू a पे पावर n, ये आधार होता है, ये घात होती है। ये आधार होता है, ये घात होती है। आधार दोनों समान हो और गुणा हो रहा हो तो घात इसमें जो जुड़ जाती हैं, इस m में n जुड़ जाएगा। तो आधार तो हम एक बार कोई लिख लेंगे, इनमें से ये लिखो या ये लिखो,
और उस पर पावर इस घात में ये घात जुड़ जाएगी m प्लस n, ये हो जाएगा। जैसे हम और बताएं 5 पे पावर 2 है गुणा 5 पे पावर 3 है गुणा 5 पे पावर 7 है, तो ये आधार एक बार लिखा जाएगा केवल ये 5, और इसमें पावर इसमें ये जुड़ेगी 2 में 3 जुड़ेंगी, फिर 7 जुड़ेंगी, 7 और 3 10 2 12, 5 पे पावर 12 हो जाएगा, 5 पे पावर 12 हो गया। तो ये गुणा आधार समान हो तो गुणा हो रहा हो तो उसमें पावर इसमें ये जुड़ेगी इसमें ये जुड़ेगी, तो जुड़ करके ये 3 2 5 और 7 12 हो जाएगी। तो आधार समान हो गुणा में पावर इसमें ये जुड़ जाती है, लेकिन ये आधार जो है वो एक बार लिखा जाएगा। इसे आधार कहते हैं, इसे घातांक कहते हैं। ये आधार है ये घातांक है, गुणा हो रहा है, आधार समान हो तो गुणा में पावर जुड़ती हैं, इनमें से कोई एक आधार ले लिया और इस पावर में जुड़ेगी ये पावर, ये हो गया। अब कहेंगे दूसरा, भाग में घात घटती है, भाग में घात घटती है। जैसे a पे पावर m बट्टी a पे पावर n, तो इन दोनों का आधार तो कोई एक लिखेंगे, ये या ये, और इसमें से ये घट जाएंगे, ऊपर जो जाती है तो इसमें से ये वाली घात घटती है, इस m में से ये ऊपर जब जाएगी तो घट जाएगी। दोनों का ये आधार कोई एक लिख लेंगे यहाँ पे a, और इस पावर में ये ऊपर जाके पावर घट जाएगी। देखो ये भाग में घात घटती है तो घटा दे, लेकिन ये दोनों ये समान होने चाहिए ये दोनों, और घात यहाँ कुछ भी हो सकती है। इसे आधार कहते हैं, ये घातांक होता है, ये आधार होता है, ये घातांक होता है। तो इन दोनों का आधार एक बार लिख दिया जाता है, फिर इस घात में से ये वाली घात ऊपर जाके घट जाती है। इस डबल ए को डबल ए नहीं लिखेंगे यहाँ। तीसरी बात, यदि घात पर घात हो, घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। घात पे घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। जैसे a पर घात m और उस पर घात n, तो m और n का गुणा हो जाएगा। a पर घात लगी है उस पर भी ये घात है, इन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। ये आधार पहले लिखा जाएगा, आधार उस पर ये पावर है उस पर भी ये पावर है। घात पर घात हो तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। आधार ये यहाँ लिख देते हैं, m और n का गुणा कर लेते हैं, m इंटू। चौथी बात, a पे पावर कोई घात लगी है और b पे पावर भी वही घात लगी है और गुणा हो रहा है, तो ये दोनों गुणा में हो जाएंगे ए बी, और उस पूरे पे पावर ये कोई एक लग जाएगी इसमें m, क्योंकि आधार अलग अलग हो तो जो गुणा में पावर जुड़ेंगी नहीं, और आधार यदि समान हो तो गुणा में इसमें ये पावर जुड़ जाएगी, आधार एक बार लिख जाएगा। यहाँ आधार अलग अलग है, अलग अलग, और घात समान है तो अलग अलग आधार गुणा में लिख जाएंगे यहाँ, और इनमें से कोई एक पावर लगे। आपके ये पहली एक्सरसाइज के यही फॉर्मूले हैं, और आप इनको वीडियो को रोक करके और कॉपी पे लिख लो और उनको याद कीजिए। अब हम आपको कल एक्सरसाइज बताएंगे, तो आप इस वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। ओके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।